नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। शनिवार को सुबह 11 बजे कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। कांग्रेस और वामपंथी दलों से समर्थन मिलने के बाद टीवी के प्रमुख विजय तमिलनाडु के राज्यपाल से मिले, सरकार बनाने का दावा किया पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी है जुड़ा। तिरंगा पर्वतीय बचाव कार्यक्रम के साहस, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की सराहना की। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में राहत बरकरार। भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर। खाड़ी देशों के साथ भारत का बढ़ता संवाद। 3000 से अधिक नाविकों की सुरक्षित वापसी। हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान की भिड़ंत। अमेरिका का ईरान के 2 बंदरगाहों पर हमला तो ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर दागी मिसाइल्स। अमेरिका का नाकाम करने का दावा। ईरान ने अमेरिका पर कूटनीतिक प्रयास को डिरेल करने का मढ़ा आरोप। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर विस्तार से। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत के बाद भाजपा ने आज अपने मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया। भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चली बैठकों के बाद शुभेंदु अधिकारी को बंगाल की कमान सौंपने के बाद भाजपा के तमाम विधायकों और नेताओं ने प्रसन्नता जाहिर की। शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो शनिवार की सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा और एनडीए के बड़े नेता शामिल होंगे। बंगाल की सत्ता का अधिकारी तय, मुख्यमंत्री के नाम पर लगी मुहर। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। आखिरकार सभी कयासों पर विराम लग गया। पश्चिम बंगाल की गद्दी का वारिस तय हो गया। सत्ता की चाबी अब शुभेंदु अधिकारी के हाथ में है। विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी और बीजेपी ने साफ संदेश दे दिया कि बंगाल में बदलाव की कमान अब उसी के कंधे पर है जिसने ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ को चुनौती देकर इतिहास रच दिया। शुभेंदु अधिकारी को नेता चुनने के साथ ही बंगाल की नई सत्ता का चेहरा भी तय हो गया। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक चली लंबी मंथन बैठकों के बाद बीजेपी नेतृत्व ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा जताया और कोलकाता में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर लग गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु के नाम का ऐलान किया। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। अमित शाह ने बंगाल की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्ट के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता बनर्जी ने इसे और गहरे तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहाँ मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के उसके बीच में भाजपा और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने हमें जो प्रचंड विजय दी, इसके साथ ही अमित शाह ने प्रदेश की जनता को फिर से भरोसा दिलाया। उनके विश्वास को तनिक भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे
कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रहे। इस मौके पर अमित शाह ने बंगाल की जनता से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सियासी इतिहास का नया अध्याय मानी जा रही है। 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता सरकार को हटाने के लिए बीजेपी ने बूथ से लेकर बंगाल की सड़कों तक लंबी लड़ाई लड़ी और अब उसी संघर्ष का सबसे बड़ा इनाम शुभेंदु अधिकारी को मिला है। मेदिनीपुर से शुरू हुआ शुभेंदु का सियासी सफर अब बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना, संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम कर रहा है। अब निगाहें मंत्रिमंडल को लेकर हैं। बीजेपी किन चेहरों को सरकार में मौका देगी, किन नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और किन समीकरणों के जरिए बीजेपी बंगाल में अपना जनाधार मजबूत करेगी। सूत्रों के मुताबिक क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के साथ साथ युवा और महिला चेहरों को भी सरकार में बड़ी जगह मिल सकती है। शुभेंदु अधिकारी का नेतृत्व में और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी श्रमिक भट्टाचार्य का नेतृत्व में हमारा पार्टी जो जनता 11 करोड़ जनता है पश्चिम बंगाल में, उसको लेके हम लोग एक साथ चलेंगे। बम्पर जनादेश के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती वादों को जमीन पर उतारने की है, क्योंकि बंगाल की जनता ने बदलाव के नाम पर जो भरोसा दिया है, अब उसकी असली परीक्षा सत्ता के गलियारों में होगी। बहरहाल बंगाल की राजनीति में अब नया अध्याय शुरू हो चुका है और उस अध्याय का पहला नाम है शुभेंदु अधिकारी, जिनके ताजपोशी की जमकर तैयारी हो रही है। शनिवार यानी 9 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बंगाल की सियासत में एक नाम ऐसा है जिसने गलियों की राजनीति से निकलकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया। एक ऐसा नेता जिसने कभी ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सिपाही बनकर लड़ाई लड़ी और जब विरोध का सुर बुलंद किया तो तब रुका जब अहंकार को चूर चूर कर मिट्टी में मिला दिया। और अब वो नेता पश्चिम बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर काबिज होगा। गद्दी पर काबिज होगा बंगाल की राजनीति का नया सिकंदर, वो नाम जिसने अभेद दुर्गों में घुसकर उन्हें ध्वस्त किया, जिसने टीएमसी को तृणमूल में तब्दील कर दिया। शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली लहरें कभी शांत होती हैं तो कभी बवंडर बन जाती हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में भी एक ऐसा ही नाम है जिसने अपनी रणनीति के ज्वार से बड़े बड़े किलों को रेत के महल की तरह ढहा दिया। विरासत में मिली राजनीति, संघर्ष की तपिश में कुंदन बना व्यक्तित्व और दीदी के अपराजय साम्राज्य को चुनौती देने वाला योद्धा शुभेंदु अधिकारी। 15 दिसंबर 1970 कांथी की मिट्टी में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके घुट्टी में ही राजनीति थी। पिता शिशिर अधिकारी बंगाल की राजनीति के वो वटवृक्ष थे जिनकी छाया में शुभेंदु ने सियासत का ककहरा सीखा। 1989 की वो तपती दोपहरें जब बंगाल में वामपंथ का सूरज अपने चरम पर था, शुभेंदु ने हाथ में तिरंगा झंडा थामा और छात्र राजनीति के कांटों भरे सफर पर निकल पड़े। तब शुभेंदु अधिकारी ने कांग्रेस छात्र परिषद से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। विरोध, संघर्ष और सड़क की राजनीति की। यहीं से तैयार हुआ बंगाल का एक जुझारू नेता।
शुभेंदु अधिकारी 1995 में कांथी नगर पालिका के पार्षद बने और फिर 1998 में ममता बनर्जी ने बनाई तृणमूल कांग्रेस, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी के साथ आ गए। 2007 के उस दौर में जब पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम देश की राजनीति को नई दिशा दे रहा था, जब ममता बनर्जी कोलकाता और दिल्ली के गलियारों में गरज रही थीं, तब नंदीग्राम की कीचड़ भरी पगडंडियों पर किसानों की ढाल बनकर कोई खड़ा था तो वे थे शुभेंदु अधिकारी। रातों की नींद और चैन त्याग कर गोलियों की गूंज के बीच उन्होंने भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी की वो धार दी जिसने 34 साल पुराने लाल दुर्ग की जड़ें हिला दी। वक्त बदला, भूमिकाएं बदली। जो शुभेंदु कभी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ थे, वही 2020 की सर्दियों में उनके सबसे बड़े प्रतिपक्षी बन गए। 2021 के चुनाव ने देखा बंगाल का सबसे बड़ा महामुकाबला। नंदीग्राम की जंग में शुभेंदु अधिकारी ने साबित किया कि जमीनी पकड़ क्या होती है। मुख्यमंत्री को उनकी अपनी ही पिच पर मात देना किसी करिश्मे से कम नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 2026 के चुनावी समर में शुभेंदु अधिकारी एक नए तेवर में नजर आए। संदेश खाली की चीखों से लेकर आरजी कर की त्रासदी तक शुभेंदु ने जन आक्रोश को अपनी ताकत बनाया और फिर आया वो पल जिसकी गूंज दशकों तक सुनी जाएगी। भवानीपुर के अभेद दुर्ग में दीदी को शिकस्त देकर शुभेंदु ने खुद को बंगाल की राजनीति का अधिकारी घोषित कर दिया। सादा जीवन, अविवाहित रहने का संकल्प और उत्कल ब्राह्मण की अडिग निष्ठा, शुभेंदु अधिकारी आज केवल एक राजनेता नहीं बल्कि उस भाजपा के रक्षक हैं जो बंगाल में अपना अस्तित्व ढूंढ रही थी। पश्चिम बंगाल में अब राजनीति का नया ध्रुव शुरू हुआ है और पश्चिम बंगाल में संघर्ष के कई अध्याय अभी लिखे जाने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह से पहले विधानसभा में तैयारियां जोरों पर हैं। परिसर में मरम्मत, साफ सफाई और साज सज्जा का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के कमरों के बाहर लगे नेम प्लेट हटाए जा रहे हैं, जिससे सत्ता और प्रशासनिक बदलाव के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। विधानसभा के भीतर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारियों की गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। और द्रविड़ राजनीति का वो अभेद्य किला जहां दशकों से सिर्फ दो ही रंगों का राज था, आज उस किले की दीवारों में ऐसी दरारें आई हैं कि दिल्ली तक सियासी भूकंप महसूस किया जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में विजय का उदय हुआ है, जिसने न सिर्फ चुनावी मैदान जीता बल्कि सालों पुराने गठबंधनों को भी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। इस बीच टीवी के प्रमुख विजय ने राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सियासत के समंदर में नया तूफान उठा। पुराने रिश्तों का हर पन्ना आज फटा। तमिलनाडु में अब विजय का है निशान। कल जो साथी थे आज उनके बीच है रेगिस्तान। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। पर्दे के नायक से जननायक बने टीवी के प्रमुख विजय ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में नई सरकार गठन का आधिकारिक दावा पेश कर दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी टीवीके ने बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी। सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी राज्य में एक स्थिर और धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए टीवीके को समर्थन देगी। पार्टी ने अपना आधिकारिक समर्थन पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं सीपीआईएम ने भी राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो सरकार को बाहर से समर्थन देगी और कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी। कांग्रेस पहले ही अपने 5 विधायकों के साथ विजय के पक्ष में खड़ी हो चुकी है। जैसे ही विजय के राज्यपाल से मिलने और समर्थन पत्र सौंपे जाने की खबर बाहर आई, टीवी के हेडक्वार्टर के बाहर दिवाली जैसा माहौल हो गया। हजारों की संख्या में जुटे समर्थक थलापति थलापति के नारों के साथ ढोल नगाड़ों पर झूम उठे।
तमिलनाडु में आए चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस द्वारा समर्थन देने के बाद डीएमके सांसद कन्नीमोई करुणानिधि ने लोकसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर सनसनी फैला दी है। कन्नीमोई ने अनुरोध किया है कि सदन में डीएमके सांसदों के बैठने की व्यवस्था बदली जाए। वजह साफ है, द्रमुक और कांग्रेस का गठबंधन अब अतीत की बात हो गई है। पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ बैठना अब संभव नहीं है। ये सिर्फ सीट बदलने का अनुरोध नहीं, बल्कि इंडी कुनबे के बिखरने का आधिकारिक ऐलान भी है। टीवीके के साथ कांग्रेस का हाथ पार्टी के कुछ नेताओं को भी रास नहीं आ रहा। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने इस फैसले को अवसरवाद करार देते हुए इसे बेहद खराब बताया है। In November 1925, Mahatma Gandhi laid down the injunction in his Gujarati magazine Navjeevan that Swaraj should mean government by morality. And it is this injunction that has been violated by the Congress party in the recent decision to jump ship and join the TVK. Such politics of expediency is not the way forward. पर्दे पर नायक की भूमिका निभाने वाले विजय अब जननायक बनकर लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हैं। वहीं द्रविड़ किलों की दरारें बता रही हैं कि थलापति का तूफान इंडी गठबंधन को खत्म करते नजर आ रहा है। चेन्नई से निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केरलम में जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल अब सरकार गठन का नहीं, बल्कि चेहरे का चयन बन गया है। दिल्ली से लेकर तिरुवनंतपुरम तक बैठकों, लॉबिंग और शक्ति प्रदर्शन का दौर जारी है। दूसरी तरफ असम में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। यानी एक राज्य में नेतृत्व को लेकर सस्पेंस है, तो दूसरे में सत्ता की वापसी का उत्सव। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव के नतीजे आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन असली पॉलिटिकल ड्रामा अब शुरू हुआ है। तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए महामंथन जारी है। केरलम विधानसभा चुनाव में यूडीएफ ने शानदार वापसी तो कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल अब भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालात ये हैं कि विधायक दल की मैराथन बैठक के बाद भी सीएम पद को लेकर किसी नाम पर मुहर नहीं लग सकी। गेंद अब हाईकमान के पाले में है। पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक ने विधायकों की मन की बात को एक सीलबंद रिपोर्ट में कैद कर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है। इस दौरान अजय माकन ने कहा कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस आलाकमान को नेता चुनने के लिए अधिकृत करने संबंधी एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी प्रति कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी गई है। हम लोगों ने सभी से बात करी है, एमएलए से एक एक करके बात करी है और सब लोगों से रायशुमारी करी है, 1 लाइन रेजोल्यूशन पास किया है और जो भी जिसने भी कहना था वो हमने नोट करके लीडरशिप को दिया है और उसको पूरा स्टडी करके जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। इधर दिल्ली में केरलम के सीएम पद की दावेदारी का फैसला हो रहा है, तो उधर प्रदेश की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ वीडी सतीशन के समर्थन में कार्यकर्ताओं का हुजूम है, तो दूसरी तरफ अनुभवी के मुरलीधरन रोड शो के जरिए अपनी दावेदारी की धमक दिखा रहे हैं। इन सब के बीच केसी वेणुगोपाल का नाम भी साइलेंट विनर के तौर पर चर्चाओं में बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस की इस अंतर्कलह पर वामपंथियों ने चुटकी लेने में देर नहीं की। सीपीआईएम के कद्दावर नेता ईपी जयराजन ने यूडीएफ को दिशाहीन बताते हुए कहा कि वाम दल अपनी हार से घबराने वाले नहीं हैं और वो अपनी गलतियों को सुधारकर फिर जनता के बीच लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी और यूडीएफ इस समय पूरी तरह से दिशाहीन है। उनका ये बिखराव केरल में दक्षिणपंथी ताकतों को मजबूत करने का काम करेगा। हमारी हार का मतलब ये कतई नहीं है कि एलडीएफ ने अपना जनाधार खो दिया है। हमारी विशेषता रही है कि हम अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हैं और उनमें सुधार कर आगे बढ़ते हैं। हम अपनी उपलब्धियों और जनता के मुद्दों को लेकर फिर से उनके बीच जाएंगे। वहीं केरलम के सस्पेंस से उलट असम में तस्वीर बिल्कुल साफ है और माहौल जश्न का है। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद गुवाहाटी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। बीजेपी और एनडीए विधायक दल की बैठक 10 मई को होगी, जहां औपचारिक रूप से सीएम के नाम पर मुहर लगेगी।
12 मई को गुवाहाटी में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए सुरक्षा घेरा ऐसा है कि परिंदा भी पर न मार सके। जहां असम में उत्सव है तो वहीं केरल में इंतजार। सियासत के ये दो रंग बता रहे हैं कि सत्ता पाना जितना कठिन है, सत्ता का संतुलन बनाए रखना उससे भी बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ा है। नई दिल्ली में भारतीय सेना के साथ तिरंगा पर्वतीय बचाव TMR के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सशक्त भारत की सीमाएं सुरक्षित हों, समुदाय आत्मविश्वास से भरे हों और आपदा के समय हर जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित हो। रक्षा मंत्री ने कहा कि TMR ने ऊंचाई वाले बचाव क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और व्यवहारिक ज्ञान को जमीनी स्तर पर पहुंचाया है। राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण इलाकों में TMR के साहस, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की भी सराहना की। TMR ने हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू के क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज को ग्राउंड पर उतारने में कामयाबी हासिल की है। मुझे बताया गया है कि स्विट्जरलैंड के एयर जर्मर्ट जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में डेवलप्ड रेस्क्यू मेथड्स को भी यहाँ के टेरेन, वेदर और ऑपरेशनल रियलिटीज के अनुसार अपनाया गया है। यही वजह है कि TMR ने केवल एक सपोर्ट रोल नहीं निभाया है, बल्कि एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में अपनी जगह बनाई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में सेंटर फॉर रेगुलेटरी अफेयर्स का उद्घाटन किया। यह केंद्र फोरम ऑफ रेगुलेटर्स और IIT रुड़की की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य देश के विद्युत क्षेत्र की नियामकीय व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते ऊर्जा क्षेत्र में नियामकीय ढांचे को पारदर्शी, सक्षम और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना बेहद जरूरी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्ज टाउन में अपने प्रवास के दौरान गयाना के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर फ्रैंक एंटनी से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने मुलाकात पर प्रसन्नता जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मंच के मंडलों के प्रमुखों, स्थायी प्रतिनिधियों और वरिष्ठ संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों को संबोधित किया। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को योगाभ्यास का आयोजन किया गया। दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से सामाजिक संस्था सोशल फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 600 से अधिक छात्र छात्राओं, शिक्षकों और गणमान्य लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योगाभ्यास किया। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर और विशेष अतिथि राज्य सूचना आयुक्त राजेंद्र सिंह ने योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। विद्यार्थियों ने योग पर आधारित नाट्य प्रस्तुति भी दी। कार्यक्रम के समापन पर सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत के पूर्व राजनयिक और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू को विशेष सम्मान से
सम्मानित किया गया। इस अवसर पर तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि यहां से जुड़ी कई यादें आज भी दिल में जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि हमने यहीं से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मास्टर डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद देश और विदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अवसर मिला। Jawaharlal Nehru University is special, a deeply personal experience. This is not just an academic space. It's a place where ideas were shaped, where perspectives were challenged, where some of the most formative years of my life unfolded. किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर भाजपा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। मान द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों को नकारते हुए भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा कि किसानों की आड़ में राजनीति करने वालों ने पंजाब को नशे, माफिया, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बदहाली के दलदल में धकेल दिया है। तो भगवंत मान साहब से कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसान आज आपको जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो एक बार देख लीजिए। किसानी की आड़ में राजनीति करना बंद करिए। आज सबसे ज्यादा किसान अगर किसी राज्य में दुखी है तो वो भगवंत मान का राज है। नशा, माफिया, बेरोजगार, कानून व्यवस्था में बदहाली, आर्थिक तंगी। भगवंत मान अपनी हर असफलता, हर नालायकी से ध्यान भटकाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे। भगवंत मान साहब बयानबाजी छोड़िए, जाने का समय आया है, कुछ काम कीजिए। देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और आम निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर राजधानी दिल्ली में महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन किया गया। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री PHDCCI की ओर से आयोजित 8वें वार्षिक कैपिटल मार्केट एंड कमोडिटी मार्केट कन्वेंशन में उद्योग जगत, वित्तीय संस्थानों और बाजार विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। A program which is very useful because right now India is marching ahead. Even in this turbulent time of the global trade, India is one of the rare countries who has increased its export. Last year our export was $860 billion, and right now, despite being all sort of odds, India is still positioned by all the major World economic bodies, whether World Economic Forum, World Bank and IMF, that it is going to be again the fastest growing major economy of the world. एक बहुत बड़ा रिफॉर्म भारत सरकार जो लेके आया है वो है सिक्योरिटी मार्केट कोड, जिसमें कि जो 3 अलग अलग एक्ट हैं जो सेबी को चलाता है, सेबी एक्ट, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट और डिपॉजिटरी एक्ट, इन तीनों को रिपील किया जाएगा और इन तीनों को मिला के एक कानून लाया जाएगा जिसका नाम है सिक्योरिटी मार्केट कोड। और जो प्रयास है इसमें सरकार का वो ये है कि एक जो सेबी के पास पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कानून बनाने की, उसको और कंसल्टेटिव किया जाए। वाराणसी में नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने वाले भवन स्वामियों के लिए एक विशेष राहत योजना लागू की है। इस योजना के तहत दिव्यांग और दृष्टिबाधित भवन स्वामियों को हाउस टैक्स में 100% की छूट दी जाएगी। वहीं पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित नागरिकों और स्वतंत्रता सेनानियों को 50% की छूट मिलेगी। इसके अलावा जो भवन स्वामी समय से अपना टैक्स जमा करेंगे उन्हें भी राहत दी जाएगी। यदि कोई करदाता 15 जुलाई से पहले टैक्स जमा कर देता है तो उसे टैक्स लायबिलिटी पर 10% का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं ऑनलाइन भुगतान करने पर 2% की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। इन्हीं विशेष प्रावधानों और नगर निगम की इस नई पहल पर हिमांशु नागपाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर ने। जो आप कर जमा करने का सुविधा दे रहे हैं नागरिकों को, भवन स्वामियों को, उसमें क्या विशेष रख रहे हैं जो कि काफी प्रेरणादायक? इस बार जो निर्णय लिया गया है कि जो जिम्मेदार नागरिक है अपना समय से टैक्स जमा करते हैं तो उनको एक सुविधा नगर निगम द्वारा दी जाए। उनके जितने का टैक्स लायबिलिटी है उस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर वो अपना समय से 15 जुलाई से पूर्व अपना जो भी साल का टैक्स लायबिलिटी है उसका पैसा जमा कर देते हैं। और साथ ही साथ 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट होगा अगर वो ऑनलाइन माध्यम से अपना टैक्स लायबिलिटी को जमा करते हैं, उनको 2% का अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जाएगा।
साथ ही साथ 80% से अधिक दिव्यांगता के लोग या दृष्टिविहीन लोग, उनके लिए 100% की छूट नगर निगम कार्यकारिणी द्वारा दी गई है। उसके अतिरिक्त जितने हमारे काशी के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न हैं, जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और वर्तमान में वो प्रॉपर्टी उनके नाम पे चल रही है, उन संपत्तियों पर और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति पर, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर 50% के डिस्काउंट की सुविधा। इन सभी लोगों ने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, प्रेरणा स्रोत है, यही लोग हैं। इनसे हम प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को उन्होंने एक सोशल कॉज के लिए डेडिकेट किया है। एक सुविधा, एक सहूलियत उनके लिए नगर निगम द्वारा एक सम्मान के रूप में अपने ये दी जा रही है। नगर निगम जो पद्मश्री है, पद्म भूषण है, उनको सम्मान के रूप में 50% का छूट दे रहा है कर जमा करने पे जो खरीद कर रहे हैं। डॉक्टर केस बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़। इतिहास और विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने की कोशिशों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की सांस्कृतिक पहचान को नए दौर में आगे बढ़ा रहा है। इन्हीं विषयों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संयुक्त महानिदेशक नंदिनी भट्टाचार्य से डीडी न्यूज संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने खास बातचीत की। कर रहे हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संयुक्त महानिदेशक डॉक्टर नंदिनी भट्टाचार्य साहू जी से। और आज पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, एएसआई की क्या भूमिका है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक दी हुई एक स्लोगन है कि विरासत से विकास तक, तो उसी दिशा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हमेशा से जो भारत के बहुत अच्छे धरोहर, जो रिच हेरिटेज जिसको हम बोलते हैं, उसको संवारने का काम कर रहा है। पिछले कुछ साल से हमने देखा इसमें रेगुलर एक इंक्रीज़ आई है, फुटफॉल में इंक्रीज़ हुआ है। हमारे जो प्रकाशन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के, जो पहले या बीच में एक लल पीरियड जिसको हम बोलते हैं काफ़ी कम था, वो अभी इतना बड़ा है, 12 साल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और लोग इस चीज़ को, हमारे ये पूरे कोशिश को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बहुत सराह रहे हैं। पिछले 12 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है और संस्कृति को लेकर के, पर्यटन को लेकर के लगातार अग्रसर भी है। विकसित भारत 2047 विजन की अगर हम बात करें तो आप कैसे देख रहे हैं, एएसआई की अहम भूमिका इसमें क्या है? बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं या स्मारक हैं जहाँ पे पहले लोग नहीं जा पाते थे, तो यातायात के साधन सही होने पे, रोड ट्रांसपोर्ट, रास्ते की कंडीशन बहुत अच्छी होने से, हाईवेज़ के बनने से और बहुत अलग तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन बनने की वजह से वहाँ तक लोगों की बहुत पहुँच बढ़ गई है। ये जो आम जनता है ये भी वहाँ तक पहुँच पा रही है क्योंकि यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं। ये बहुत मायना रखता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो भी उन्होंने अपने लेवल पे इतना वहाँ पे विरासत को उन्होंने बढ़ावा दिया था। वो हमेशा ही ये चाहते थे कि विरासत जो है वो सामने आए, फ्रंट स्टेज पे आए, लोग जाने कि हम क्या थे। और वही चेष्टा उनकी अभी भी जारी है। हमारे मंत्रालय भी, हमारे माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने भी इस दिशा में हम लोगों को ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं। हमारे माननीय महानिदेशक जी वो उस विषय को हम लोगों तक के डिसिपेट करते हैं और ये काम सिलसिला चलते रहता है। एएसआई किस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है? हमने एआई के हेल्प से कॉन्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्जर्वेशन पे एक हमने रील बनाई, तो एक वीडियो क्लिप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किस तरह से कॉन्जर्वेशन करती है, कौन कौन से बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कॉन्जर्व किया है। हमारे पास इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज बेस है, डेटा है, जिसको कंपाइल करने में एएसआई की बहुत बड़ी मदद एआई कर सकती है। भारतीय नागरिक हो या देश विदेश में रहने वाला किसी भी देश का नागरिक, वो भारत के इतिहास को जान सके, समझ सके, इनकी तमाम जानकारी प्राप्त कर सके, इसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। और यकीनन 2047 विकसित भारत के इस विज़न को पूरा करने के लिए कि भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, आधुनिकता के साथ पूरे विश्व के सामने अपना नाम कैसे रोशन करेगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर कर्नाटक में भाजपा उनके 5 दशक लंबे राजनीतिक सफर का उत्सव मना रही है। ये भव्य कार्यक्रम शनिवार को किले की नगरी चित्रदुर्ग में आयोजित होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इससे पहले शुक्रवार को चित्रदुर्ग में बीएसवाई का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पूरा शहर केसरिया झंडों और येदियुरप्पा के पोस्टर्स, बैनर्स से सजा नजर आया। शहर में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी और पारंपरिक नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। बीएस येदियुरप्पा ने रोड शो भी निकाला। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र, शिवमोग्गा सांसद बीवाई राघवेंद्र समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शिवमोग्गा सांसद बीवाई राघवेंद्र ने येदियुरप्पा के 50 वर्ष के राजनीतिक सफर की सराहना की। It's a great moment. We're celebrating of respect, affection and gratitude organized by these fans, supporters and people of the whole Karnataka. Honorable Yediyurappa ji, who opened the gateway for BJP in South India. This is the main thing, and also grassroots Karyakartas and a 4-time Chief Minister of this Karnataka, and he gave the farmers related budget in first CM in our country. So that's why now also the people of Karnataka, he respect the Honorable Yediyurappa ji. वहीं भाजपा नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मालविका अविनाश ने भी बीवाई विजयेंद्र के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण रहा है कि एक नेता कैसा होना चाहिए और एक नेता में कौन-कौन से गुण होने चाहिए। His life has been a living example of how a leader should be, what are the qualities that a leader should carry, and how he is to fight day after day for the sake of the people. And each time he came to power, he ensured that every segment of the society was addressed, their issues were addressed, and a special thanks to him for all that he's done for the women of Karnataka, whether it's our social upliftment, economic empowerment or our political empowerment. ऑल इंडिया रेडियो के 90 वर्ष पूरे होने पर हैदराबाद में टॉक शो और आदिलाबाद में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारियों ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो पिछले 90 वर्षों से लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि युवाओं को जोड़ने के लिए रेडियो को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लाया जा रहा है। वहीं आदिलाबाद में आयोजित वॉकथॉन में बड़ी संख्या में अधिकारी, कलाकार, युवा और स्थानीय लोग शामिल हुए। अब रेडियो सिर्फ श्रोताओं तक सीमित नहीं है, आकाशवाणी जो है वो हमारे दर्शकों तक भी हमारे सोशल मीडिया साइट से पहुंच चुका है। आकाशवाणी ने सिर्फ स्वतंत्रता के बाद ही काम नहीं किया है, स्वतंत्रता के पहले भी इसका योगदान उतना ही है जितना अब ये है। आकाशवाणी की जो विश्वसनीयता है, आकाशवाणी की जो गौरवमय इतिहास रही है, वो आज भी इस डिजिटल युग में उतनी ही सराहनीय है जितनी पहले थी। भारत में प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी कोहिमा ने मैराथन कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कोहिमा के सरकारी हाई स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया। मैराथन को कोहिमा के उपायुक्त बी हेनोक बुचेम ने ओल्ड एमएलए हॉस्टल जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ हाई स्कूल जंक्शन पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में आकाशवाणी कोहिमा के कर्मचारी भी शामिल हुए। इस दौड़ में विजेता छात्रों को नकद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र दिए गए। लड़कों की श्रेणी में केटो सेली ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लड़कियों की श्रेणी में वीबे इजेनवो नियेनु विजेता रही। दुबई स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने समुद्र में हुई एक दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसमें एक जहाज के भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई। दूतावास ने बताया कि वो जहाज के मालिक के संपर्क में है और घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। महावाणिज्य दूतावास ने कहा कि प्रभावित परिवार को प्राथमिकता के आधार पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। दूतावास ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। दूतावास लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है और आवश्यक समन्वय कर रहा है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर भारत के नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा तक सरकार ने कई स्तरों पर सक्रिय कदम उठाए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत में आम उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के देशों के साथ लगातार उच्च स्तरीय संपर्क बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में बदलती परिस्थितियों के बीच भारत सरकार नियमित सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों को जागरूक बनाए रखने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। इसी क्रम में आज अंतर मंत्रालय द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर दिखाई दे रहा है। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर पश्चिम एशिया पर निर्भर है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। एलपीजी की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है। हालांकि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती, एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने और गैस की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। सरकार का दावा है कि भारत में पेट्रोल की कीमतें कई यूरोपीय देशों की तुलना में काफी कम बनी हुई है। साथ ही देश भर में एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है और किसी भी वितरक को कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो और चाहे वो पीएनजी है, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है। भारत सरकार की कोशिश थी कि कोशिश है इनफैक्ट कि प्राइस स्टेबल रहे और सप्लाईज भी स्टेबल रहे। इसी बीच भारत ने खाड़ी देशों के साथ अपने कूटनीतिक संपर्क भी तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार यूएई, कतर, सऊदी अरब समेत अन्य खाड़ी देशों के साथ उच्च स्तरीय संवाद बनाए हुए है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 7 मई को संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। इस दौरान व्यापार, निवेश, रक्षा, फिनटेक, स्वास्थ्य सेवाओं और पश्चिम एशिया की स्थिति पर व्यापक चर्चा हुई। भारत, फ्रांस, यूएई त्रिपक्षीय बैठक में भी साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति बनी। Under the direction of Prime Minister Shri Narendra Modi, our outreach to countries in the Gulf region continues. Foreign Secretary Shri Vikram Misri paid an official visit to UAE on 7th May 2026, that is yesterday. During the visit, Foreign Secretary met with the Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. He also had a meeting with His Excellency Khaldun Al Mubarak, Managing Director and CEO of Mubadala Investment Company. Foreign Secretary had a detailed meeting with Minister of State and Special Envoy for India, Her Excellency Reem Al Hashimi. They reviewed ongoing bilateral cooperation in several areas. The two sides also exchanged views on the prevailing situation in the West Asia region. विदेश मंत्रालय ने खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। उधर पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने भी कहा है कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और समुद्री संचालन सामान्य रूप से जारी है। मंत्रालय के कंट्रोल रूम ने हजारों कॉल और ईमेल संभालते हुए अब तक 3000 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक सक्रियता और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, पश्चिम एशिया के हालात पर भारत सरकार हर मोर्चे पर लगातार नजर बनाए हुए है। डीडी न्यूज के लिए दीपक सिंह रावत की रिपोर्ट। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित WFADS एशियन चैंपियनशिप में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक्रोबैटिक रॉक एंड रोल एंड एक्रो स्विंग जैसे खेलों ने भारत में एक नए खेल अध्याय की शुरुआत कर दी है। जी हां, पहली बार देश में इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय आयोजन देखने को मिला। प्रतियोगिता में भारत सहित 6 देशों के 220 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें करीब 100 विदेशी खिलाड़ी शामिल रहे। इनमें कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, चीन और वियतनाम के खिलाड़ियों ने शानदार फ्लिप्स, तेज मूवमेंट्स और बेहतरीन संतुलन के जरिए दर्शकों को रोमांचित कर दिया। में स्पोर्ट्स का कल्चर, स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए हर तरह के गेम और हर तरह के स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करना दिल्ली सरकार की एक दूरगामी सोच के साथ नीति है। आज यहाँ कई देशों से प्रतिभागी आए हैं, भारत के भी बहुत सारे प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स अपने आप में डिसिप्लिन के साथ साथ
वर्तमान में जिस प्रकार से ड्रग्स और अन्य सब्सटेंस अब्यूज़ का मामला है, उससे भी नौजवानों को दूर रखने का काम करता है। मैं वैफेड की इस एशियन चैम्पियनशिप के आयोजकों को बधाई देता हूं कि एक बहुत स्टेमिना के साथ, बहुत लचीलेपन के साथ जो खिलाड़ियों को तैयार करता है, ऐसे स्पोर्ट्स का उन्होंने आयोजन किया। मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक लेख भी लिखा है। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रभास पाटन का एक क्षेत्र भगवान शिव का अपना क्षेत्र है। इसमें है आध्यात्म की अनुभूति, अनुभव है, आनंद है, आत्मीयता है और सबसे बढ़कर देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद है। 1951 में हुए इसके पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। आइए मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दिन होगा 11 मई। मौका पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ। और इस मौके पर गरिमामय उपस्थिति होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने एक लेख के जरिए इस बात की जानकारी दी और कहा कि भारत का हर हिस्सा पवित्र है और वह एक ऐसी एकता की डोर से जुड़ा है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। और आज की विभाजित दुनिया में एकता की यह भावना पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। गुजरात स्थित इस मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों और समय समय पर इसका पुनर्निर्माण करने वालों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ अपनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, क्योंकि यह हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक है। पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से पवित्र सोमनाथ धाम की यात्रा करने और इसकी भव्यता के साक्षात दर्शन करने का आग्रह किया। पीएम ने कहा कि जब आप सोमनाथ के तट पर खड़े होंगे तब उसकी प्राचीन प्रतिध्वनियों को अपने भीतर महसूस करेंगे। वहां आपको केवल भक्ति का अनुभव नहीं होगा, बल्कि उस सभ्यतागत चेतना की सशक्त धड़कन भी सुनाई देगी जो कभी रुकी नहीं, जिसकी तीव्रता कभी कम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु वहां भारत के उस अपराजित आत्मा का अनुभव करेंगे जिसने हर आघात के बावजूद अपनी पहचान और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। पीएम ने कहा, आप समझ पाएंगे कि इतने प्रयासों के बाद भी क्यों हमारी सभ्यता मिट नहीं सकी। वहां आपको चिर विजय के उस दर्शन का अनुभव होगा जो सदियों से भारत की शक्ति बना हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2026 की शुरुआत में उन्हें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने का सौभाग्य मिला, जो सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष बाद भी मंदिर के शाश्वत और अविनाशी होने का पर्व था। उन्होंने कहा कि 6 महीनों के भीतर सोमनाथ के इतिहास से जुड़े इन 2 अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ावों का साक्षी बनना उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। इसके सामने लहराता विशाल समुद्र अनंत काल की अनुभूति कराता है। इसकी लहरें हमें सिखाती हैं कि तूफान चाहे कितना भी विकराल क्यों न हो, मनुष्य का साहस और आत्मबल हर बार फिर से उठ खड़ा होने में सक्षम है।
तट से टकराती लहरें सदियों से यह उद्घोष कर रही हैं कि मानवीय चेतना को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण में देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के विशेष योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सरदार पटेल अपने उस सपने को साकार होते नहीं देख सके जिसके लिए उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया था, और इससे पहले कि जीर्णोद्धार के बाद सोमनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुलता, उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पीएम मोदी ने मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की योगदान की भी सराहना की और कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद उन्होंने 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह भी कहा था कि मंदिर के पुनर्निर्माण से सरदार पटेल का सपना साकार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरदार पटेल की भावनाओं के अनुरूप लोगों के जीवन में समृद्धि भी लानी होगी। इसे लेकर उनके संदेश अत्यंत प्रेरणादायी रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक से केंद्र सरकार विकास भी विरासत भी के मंत्र से प्रेरित है और सोमनाथ से काशी, कामाख्या से केदारनाथ, अयोध्या से उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर से श्रीशैलम तक अपने आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत में विकसित ये प्रणाली सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन यानी टारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा तट के पास किया गया। डीआरडीओ का टारा एक मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन किट है। इस किट को साधारण बमों पर लगाया जाता है। इस किट की मदद से बम 100 किलोमीटर दूर भी लक्ष्य को भेज सकता है। ये एक प्रिसीजन गाइडेड वेपन है जो जमीन के लक्ष्यों पर बेहद सटीक हमला करता है। ये एक कम लागत वाली तकनीक है जो पुराने बमों को भी आधुनिक और खतरनाक बना देती है। तो आपको बता दें कि कम लागत पर पुराने बम को बना देती है आधुनिक तकनीक। और आपको बता दें कि इसे हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत और डीआरडीओ की अन्य लैब्स ने विकसित किया है। इस परियोजना में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर्स और भारतीय उद्योगों की भी भागीदारी रही है, जिन्होंने इसके उत्पादन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।